नमस्कार, जनमार्ग न्यूज से स्नेजित कौर मुख्य समाचार के साथ। राजस्थान में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और विधायकों में बढ़ते असंतोष से निपटने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नया आइडिया निकाला है। ये आइडिया है राज्य में विधान परिषद के गठन का। सीएम अशोक गहलोत ने विधान परिषद के गठन के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया है। बुधवार रात हुई कैबिनेट की बैठक के बाद रात 10 बजे राजस्थान सरकार ने ऐलान किया है कि कैबिनेट ने राज्य में विधान परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है। इसलिए अब विधानसभा गठन की फाइनल मंजूरी के लिए एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। आपको बता दें कि अगर राजस्थान सरकार के लिए विधान परिषद को मंजूरी मिलती है तो विधान परिषद और विधानसभा के सदस्यों की संख्या को मिलाकर राज्य में अतिरिक्त 15 मंत्री बनाए जा सकते हैं, मगर यह आसान नहीं है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने तीनों कार्यालयों में इसी तरह के प्रस्ताव भेज चुके हैं। वसुंधरा राजे ने भी साल 2008 में विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था। साल 2008 में तत्कालीन वसुंधरा सरकार ने जब विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था, तब केंद्रीय विधि एवं न्यायालय मंत्रालय ने इस मामले पर संसद की स्टैंडिंग कमेटी के दिए सुझावों के बारे में राज्य सरकार से राय मांगी थी, मगर 9 सालों तक राज्य सरकार ने इस मामले में राय नहीं भेजी। लेकिन अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐलान किया है कि दोबारा से राय भी भेजी जाएगी। भारत के साथ टैक्स विवाद में फ्रांस के कोर्ट ने ब्रिटेन की केयर्न एनर्जी के पक्ष में फैसला दिया है। सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी कि ब्रिटेन की केयर्न एनर्जी की मध्यस्थता आदेश के तहत 1.7 अरब अमेरिकी डॉलर का हर्जाना वसूलने के लिए एक फ्रांसीसी अदालत से फ्रांस में स्थित 20 भारतीय सरकारी संपत्तियों को जब्त करने का आदेश हासिल किया है। लेकिन इस संदर्भ में वित्त मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार को इस संबंध में किसी भी फ्रांसीसी न्यायालय से कोई भी नोटिस या आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। दिसंबर 2020 के अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता पुरस्कार को रद्द करने के लिए सरकार पहले ही हेड कोर्ट ऑफ अपील में 22 मार्च 2021 को एक आवेदन दायर कर चुकी है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सरकार तथ्यों का पता लगाने की कोशिश कर रही है और जब भी ऐसा कोई आदेश प्राप्त होगा, भारत के हितों की रक्षा के लिए अपने वकीलों के परामर्श से उचित कानूनी उपाय किए जाएंगे। साथ ही मंत्रालय ने यह भी कहा कि केयर्न के सीईओ और प्रतिनिधियों ने मामले को सुलझाने के लिए चर्चा के लिए भारत सरकार से संपर्क किया है। चर्चा हुई है और सरकार देश के कानूनी ढांचे के भीतर विवाद के समाधान के लिए तैयार है। हालांकि खबरों में कहा जा रहा है कि फ्रांसीसी अदालत ने 11 जून को केयर्न एनर्जी को भारत सरकार की संपत्तियों के अधिग्रहण का आदेश दिया था, जिनमें ज्यादातर फ्लैट शामिल हैं, और इस बारे में कानूनी प्रक्रिया बुधवार शाम को पूरी हो गई। एक मध्यस्थता अदालत ने दिसंबर में भारत सरकार को आदेश दिया था कि वह केयर्न एनर्जी को 1.2 अरब डॉलर से अधिक का ब्याज और जुर्माना चुकाए। हालांकि भारत सरकार ने इस आदेश को स्वीकार नहीं किया, जिसके बाद केयर्न एनर्जी ने भारत सरकार की संपत्ति को जब्त करके देय राशि की वसूली के लिए विदेशों में कई न्यायालयों में अपील की। राजकीय जिला चिकित्सालय में भ्रष्टाचार के लिए कुछ भी संभव हो सकता है। यहाँ पर नियम कायदों को ताक पर रखकर कोई भी राजकोष को हानि पहुँचा सकता है। राजकीय सेवा के दौरान कोई भी कर्मचारी अन्य कोई संस्था या जिस विभाग में कार्य कर रहा हो उसमें कोई ठेकेदारी या अन्य कार्य नहीं कर सकता। राजकीय जिला चिकित्सालय में सफाई ठेका बीकानेर की फर्म के नाम पर है, लेकिन चलाने वाला ठेकेदार जिला अस्पताल का सहायक कर्मचारी है, जिसका काम वृद्धजन व लावारिस लोगों के कपड़े बदलने, उनका ध्यान रखने के लिए एनसीडी योजना के तहत भर्ती हुआ है। यह सहायक कर्मचारी अपने कार्य के अलावा राजकीय जिला चिकित्सालय में सफाई ठेका, जो कि 1 माह का करीब 4.5 लाख रुपए है, जबकि पहले यह सफाई ठेका 1 माह का 2.25 लाख रुपए होता था। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजकीय जिला चिकित्सालय में सफाई ठेका बीकानेर की फर्म के पास है। जिला अस्पताल में 1 माह का सफाई ठेका करीब 4.5 लाख रुपए है तथा नियमों के अनुसार ठेकेदार 49 सफाई कर्मचारी रखकर सफाई व्यवस्था संभालेगा। परंतु राजकीय जिला चिकित्सालय में सफाई ठेके का कार्य बीकानेर की फर्म ना कर सहायक कर्मचारी संदीप गोस्वामी कर रहा है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार सफाई ठेके का संपूर्ण कार्य संदीप गोस्वामी अपने निर्देशन में करवाता है। इसके अलावा जिन वार्डों में उसकी ड्यूटी नहीं है, वहां पर भी वो सफाई कर्मचारियों को निर्देश देते हुए देखा जा सकता है। नियमों के अनुसार सफाई ठेकेदार 49 सफाई कर्मचारी से सफाई करवाएगा, परंतु सहायक कर्मचारी ने इन सफाई कर्मचारियों की संख्या को भी पूरा नहीं किया है। जिला अस्पताल में करीब 20 सफाई कर्मचारी ही कार्य कर रहे हैं, जिस कारण अस्पताल की सफाई व्यवस्था भी लड़खड़ा सी गई है। जिला अस्पताल के अधिकारियों को भी इस बारे में पता है कि सफाई ठेके का कार्य संदीप गोस्वामी देख रहा है, उसके बावजूद उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। सूत्रों के अनुसार संदीप गोस्वामी के परिवार में एक रिश्तेदार नेता की सिफारिश के कारण यह एहसान होने की चर्चा है। नियमों के विरुद्ध राजकीय जिला चिकित्सालय का एक सहायक कर्मचारी, जो कि एनसीडी योजना के तहत भर्ती हुआ है एवं उसका कार्य वृद्धजन वार्ड में भर्ती मरीजों की देखभाल करने का है, वह अपनी सरकारी सेवा में ईमानदारी से कार्य न कर भ्रष्टाचार कर सफाई ठेका चला रहा है। राजकीय जिला चिकित्सालय का सफाई ठेका जिस फर्म के नाम है वह बीकानेर की है। इस फर्म के मालिक राजकीय जिला चिकित्सालय में आकर सफाई का कार्य न देखकर संदीप गोस्वामी इसकी देखरेख कर रहा है। राजकीय जिला चिकित्सालय में भ्रष्टाचार के नए नए कारनामे रोजाना सामने आते हैं, लेकिन कार्रवाई
सफाई के नाम पर कुछ नहीं होता, विरोध होने पर कमेटी बना दी जाती है और उसका नतीजा कुछ नहीं निकलता। भ्रष्ट अपना कार्य उसी गति से करते हैं तथा जांच कमेटियों की रिपोर्ट धूल फेंकती रह जाती है। बीकानेर के नोखा के पास से गुजर रहे स्टेट हाईवे पर देर रात एक बारात में जा रहे लोगों ने टोल नाके पर जमकर मारपीट कर दी। हालात इतने बिगड़े कि टोल नाके के साथ वहां कार्यालय तक में जमकर तोड़फोड़ कर दी गई। रुपए तक कमरे में बिखरे पड़े रहे। घटना बुधवार देर रात की है, लेकिन अब तक मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं करवाई गई है। सोमलसर गांव में टोल प्लाजा बिल्डिंग में तोड़फोड़ की गई है। बताया जा रहा है कि एक बारात से टोल वसूलने के मामले में कहासुनी हो गई, जो बाद में मारपीट में बदल गई। एक कार में दूल्हा बैठा था, उसके पीछे शीशे पर शादी का पोस्टर भी लगा था। बारात ने बैरिकेड्स तोड़कर प्रवेश करने की कोशिश की थी, लेकिन वहां खड़े कर्मचारियों ने रोक लिया। टोल वसूलने की कोशिश करने पर मारपीट शुरू हो गई। टोल बॉक्स में रखे सामान का तोड़ा गया। बाद में पास ही बने एक कमरे में भी तोड़फोड़ हुई। यहां फाइल्स बिखेर दी गई, रुपए भी बिखरे हुए दिखाई दिए। नोखा थाना प्रभारी ईश्वर चंद जांगीर ने बताया कि मारपीट देर रात की है, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने मामला दर्ज नहीं कराया है। मौके पर जाकर देखा गया है, काफी सामान बिखरा हुआ है। सीसीटीवी कैमरे भी बहुत कमजोर लगे हुए थे, जिसमें साफ नजर नहीं आ रहा। ऐसे में मारपीट करने वालों की पहचान नहीं हो रही है, फिर भी पुलिस प्रयास कर रही है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर से भले ही देश उभर रहा हो, लेकिन इसके नतीजे अब भी डरा रहे हैं। दरअसल देश में तेजी से नए मामलों की संख्या में गिरावट आ रही थी और रिकवर करने वालों की संख्या में इजाफा हो रहा था, जो अच्छा संकेत था। लेकिन 55 दिन बाद जो नतीजे आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। दरअसल करीब 2 महीने बाद देश में रिकवर करने वाले कोरोना मरीजों की संख्या में कमी देखने को मिली, जबकि नए मामलों में इजाफा हुआ है। पिछले एक दिन में ही 44,291 लोग रिकवर हुए हैं, जबकि 24 घंटों में देश भर में कोरोना संक्रमण के 45,892 नए केस मिले हैं। देश में 55 दिनों के बाद पहला मौका है जब कोविड के नए मामलों की संख्या रिकवर होने वाले रोगियों की संख्या से ज्यादा आई है। तीसरी लहर की आहट के बीच इन आंकड़ों ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। पिछले एक दिन में कोरोना के चलते 817 लोगों की मौत हुई है। वहीं बुधवार की तुलना में एक्टिव केसों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। तब 4,59,000 एक्टिव केस देश भर में थे, जो अब बढ़कर 4,60,000 के पार हो गए हैं। देश में कोरोना के कुल सक्रिय मामलों की संख्या 4,60,704 है। अब तक कुल केसों के मुकाबले सक्रिय मामलों की संख्या 1.50% है। देश में 3.7 करोड़ लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। इनमें से 2.98 करोड़ लोगों ने संक्रमण को मात दी है। हालांकि अब भी कोरोना का रिकवरी रेट देश में 97.18% बना हुआ है, जो थोड़ी राहत जरूर दे रहा है। धन्यवाद।